हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम फैंसियर। जय हिंद। आप सभी को सत सत नमन। कहानी है 1987 की या 1987 के पहले की। 1987 के पहले की एक द्वीप है मन्नार की खाड़ी में। क्या मन्नार की खाड़ी? मन्नार की खाड़ी कहाँ पर है? ये अपना इनक्रेडिबल इंडिया है और यहाँ पर है मन्नार की खाड़ी। यहीं पर द्वीप है एक। उस द्वीप का नाम है कुर्सादाई द्वीप है। इस द्वीप को जैव वैज्ञानिकों का स्वर्ग बोला जाता था। इस द्वीप को जैव वैज्ञानिकों का स्वर्ग बोला जाता था क्योंकि यहाँ पर जैव विविधता उच्च स्तर की थी। क्या जैव विविधता उच्च स्तर की थी? लेकिन क्या हुआ, मानव ने यहाँ भी अपना क्या आक्रमण करना शुरू कर दिया। आक्रमण का मतलब यहाँ पर शुरू किया गया ट्रोलिंग। मछली मारने के लिए ट्रोलिंग की जाने लगी। अब ट्रोलिंग क्या है? उसको बॉटम ट्रोलिंग बोलते हैं। बॉटम ट्रोलिंग क्या है? ये आपने कभी भी मछली अगर मारी है या देखा है तो ऐसे जाल होता है और इस जाल पर किनारे किनारे अगर हम क्या लगा दें, लोहा लगा दें, तो ये क्या हो जाएगा, भारी हो जाएगा और जहाँ भी फेंकेंगे वो जमीन तक जाएगा और जमीन के नीचे तक कोई भी चीज होगी सबको क्या इकट्ठा करते हुए लाएगा। तो इसी को बोलते हैं बॉटम ट्रॉलिंग। अब बॉटम ट्रॉलिंग कुर्सादाई आइलैंड के अगल बगल होने लगा। अब यहाँ जैव विविधता धीरे धीरे ह्रास होने लगी। दूसरा काम क्या हुआ, बॉटम ट्रॉलिंग हुई और पहला बॉटम ट्रॉलिंग, दूसरा आप इसको मत्स्यन बोल सकते हैं। क्या मत्स्यन? दूसरा हुआ यहाँ पर खनन। क्या दूसरा खनन होने लगा। और तीसरा काम हुआ यहाँ पर जो तमिलनाडु के इंडस्ट्री थे उनका कचरा यहाँ जमा होने लगा। अब स्थिति इस द्वीप की खराब होने लगी या कह सकते हैं पूरे मन्नार की खाड़ी की खराब होने लगी। अब सरकार चेतती है। क्या अब सरकार चेतती है और 1987 में मन्नार की खाड़ी को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर देती है। क्या बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर देती है। और 2001 में, सन 2001 में यूनेस्को का एक प्रोग्राम है मैन एंड बायोस्फीयर, YMAB करके है। इसके अंतर्गत मन्नार की खाड़ी को शामिल किया गया। क्या इसके अंतर्गत मन्नार की खाड़ी को शामिल किया गया। सो ये थी आज की कहानी। सो आज हम लोग जलीय परितंत्र में झील को देखते हैं। क्या झील को? झील का भी जन्म होता है, झील का भी मृत्यु होता है। अब आप कहेंगे कि झील का जन्म कैसे होता है और झील का मृत्यु कैसे होता है। अगर हम सामान्य दृष्टिकोण को हटा दें या विशेष दृष्टिकोण से देखें, अगर सामान्य दृष्टिकोण से देखोगे तो केवल आपको उसी चीज में जीव दिखाई देगा, जान दिखाई देगा जो चलते फिरते हैं, जिसमें मृत्यु होती है। लेकिन एक विशेष दृष्टिकोण से आप अगर देखें तो पृथ्वी पर एक नदी जो है वो भी बहुत बड़ा जीव है, मान सकते हैं। क्या बहुत बड़ा जीव मान सकता है। तो झील का भी जन्म होता है और झील का भी मृत्यु होता है। ठीक है, तो जन्म कैसे होता है और मृत्यु कैसे होता है इसको हम लोग देख लें। जैसे अगर जल का प्रवाह हो रहा है, क्या जल का प्रवाह हो रहा है और जल कहीं ऊपरी भाग से गिर रहा है। क्या ये स्थल है और कहीं ऊपरी भाग से जल गिर रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये जल गिर रहा है। अब यहाँ पर जल गिरेगा तो धीरे धीरे इसको क्या करेगा, गड्ढा करेगा और ये झील का निर्माण हो जाएगा। ठीक है। दूसरा कारण क्या हो सकता है, कोई नदीय क्षेत्र है और नदीय क्षेत्र में, जैसे इसे ही मान ले, नदीय क्षेत्र में कहीं पर बाधा उत्पन्न हो गई किसी कारण से। क्या किसी कारण से बाधा उत्पन्न हो गई। जियोग्राफी में पढ़ेंगे तो इसलिए आप अच्छे ढंग से समझेंगे। बाधा उत्पन्न हो गई तो यहाँ जल का जमा हो जाएगा और फिर क्या होगा, यहाँ पर झील का निर्माण हो जाएगा, यानी झील का जन्म हो जाएगा।
अगर अन्य कारण देखें तो अगर कहीं पर बर्फ, क्या कहीं पर बर्फ है, ठीक है, या कह सकते हैं हिम जब चलता है, तो बर्फ अगर है तो बर्फ क्या करती है, जब अपने साथ चलती है, बर्फ में क्या होता है, बर्फ ही गति करती है, क्या बर्फ ही गति करती है। तो गति करते हुए वो अपने जो नीचे धरातल क्षेत्र को क्या करती है, गर्त बनाती रहती है, गर्त बनाती रहती है, ठीक है। और ये गर्त बनकर कुछ समय बाद जब बर्फ पिघल जाती है तो इसी गर्त में जल क्या रह जाता है, जिससे झील का जन्म हो जाता है, ठीक है। तो ये झील के जन्म होने के कुछ मैंने कारण बताए, जिससे आपको समझ में आए कि जन्म कैसे झील का होता है, ठीक है। जियोग्राफी में पढ़ेंगे तो इसको आप बहुत अच्छे से जानेंगे कि कैसे जन्म होता है, ठीक है। तो जन्म को अगर हम जोड़ना चाहें तो यहाँ पर जितना भी हमने आपको बताया, तो इसे हम जोड़ सकते हैं किससे, अपर्दन से, क्या अपर्दन से, क्या जोड़ सकते हैं, अपर्दन से जोड़ सकते हैं। यानी कि स्थल पर अपर्दन हुआ, किसी भी माध्यम से हुआ हो, चाहे बर्फ से हुआ हो, चाहे जल से हुआ हो, चाहे वायु से हुआ हो, किसी भी माध्यम से हुआ हो, जिससे वहां पर क्या गड्ढे का निर्माण हो गया हो और झील बन गई हो, ठीक है। तो अपर्दन से जोड़ सकते हैं। अब झील का निर्माण हो गया, ठीक है, झील का निर्माण हो गया। अब हम लोग मृत्यु को देखते हैं, क्या मृत्यु को देखते हैं। लेकिन मृत्यु को देखने से पहले हम झील के बारे में कुछ, क्या झील कितने प्रकार की है इसको हम समझ लेते हैं, फिर मृत्यु को देखते हैं, ठीक है। जन्म को हम लोगों ने देखा, झील को हम कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं। हम अगर सामान्य रूप से डिवाइड करें तो झील को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, क्या झील को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक झील होगा जिसे हम कहेंगे अलवड़ीय अलावड़ीय झील, ठीक है, क्या होगा, अलावड़ीय झील। और दूसरा झील होगा, उसको बोलेंगे लवणीय झील। यानी इस झील को हमने जो विभाजित किया, किसके आधार पर किया, लवण के आधार पर, क्या लवण के आधार पर। लवण का मतलब क्या, सैलिनिटी, यानी कि जो आप नमक खाते हैं उसी को लवण मान लीजिए आप, ठीक है। तो दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसे ताजे, क्या ताजा जल भी बोलते हैं, ताजे जल की झील भी बोल सकते हैं, क्या फ्रेश वाटर, ठीक है। ये हो गया एक आधार। अगर अन्य आधार पर भी डिवाइड करें तो तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं, क्या तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। अब अन्य आधार क्या होगा, झील का जब मृत्यु होने लगती है या मृत्यु की जब शुरुआत होती है, जन्म से ही मृत्यु की शुरुआत हो जाती है। अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ तो वहीं से क्या एक ग्रोथ होगा, फिर ग्रोथ के बाद मृत्यु होना ही है। तो जन्म से ही क्या वो शुरुआत धीरे धीरे हो जाती है। अगर जन्म में से वृद्धि ना हो, बच्चे की वृद्धि ही ना हो और उतना ही बना रहे तो मृत्यु आसान नहीं है। लेकिन वो वृद्ध आपको बताती है कि क्या मृत्यु की शुरुआत। तो अगर झील पर भी इसको लागू करें तो झील को हम तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं, क्या तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। और झील मरती कैसे है, झील की मृत्यु कैसे होती है, झील में कुछ क्या जमा होने लगता है। क्या अब झील पट जाए, अगर झील पट गई तो यानी कि उसकी मृत्यु हो गई। तो उसमें पोषक तत्व, क्या पोषक तत्व झील में जब पट झील जब पटने लगी, पटने का मतलब उसमें कुछ जमा होने लगा, उसको बोलते हैं निक्षेपण। क्या बोलते हैं, निक्षेपण, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, निक्षेपण। अब निक्षेपण में हम पोषक तत्व को देखते हैं। अगर केवल पोषक तत्व के आधार पर देखा जाए तो झील को तीन भागों में डिवाइड कर देते हैं। क्या झील थी, जन्म हुआ और उसमें निक्षेपण होने लगा, यानी कि कुछ पोषक तत्व किस झील में आए, उसी पोषक तत्व के आधार पर हम झील को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। पहली जो झील है उसको बोलते हैं ओलिगोट्रॉफिक। क्या ओलिगोट्रॉफिक, ओलिगोट्रॉफिक, इसको
हिंदी में भी ऑलिगोट्रॉफिक बोलेंगे। क्या? ऑलिगोट्रॉफिक। ठीक है, ठीक है। देवनागरी लिपि में भी आपको ऐसे ही लिखना है। दूसरी जो झील होती है उसको बोलते हैं मेसोट्रॉफिक। क्या बोलते हैं उसको? मेसोट्रॉफिक। ठीक है, आप देवनागरी लिपि में इसे लिखिएगा, मेसोट्रॉफिक। क्या? मेसोट्रॉफिक। ठीक है, मेसोट्रॉफिक। तीसरा जो झील है उसको बोलते हैं यूट्रॉफिक। 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 ठीक है, तीन प्रकार की हम लोगों ने झील देखा। पहले दो प्रकार की झील हमने देखा, क्या थी? लवणीय झील, अलवणीय झील। किसके आधार पर? लवण के आधार पर। दूसरा हमने पोषक तत्व के आधार पर देखा। ये कितनी प्रकार की झील है? तीन प्रकार की झील है। ठीक है, तीन प्रकार की झील है। ऑलिगोट्रॉफिक झील जो होती है इसमें पोषक तत्व जो होता है सबसे कम होता है। क्या? सबसे कम होता है। ठीक है। मेसोट्रॉफिक जो है नाम से ही पता है क्या होता है? मध्यम होता है। क्या? मध्यम होता है। मध्यम मतलब पोषक तत्व यहाँ पर मध्यम मात्रा का होगा। ठीक है। और तीसरी जो झील है इसमें सबसे अधिक होता है, यानी कि पोषक तत्व सबसे अधिक होगा। ठीक है, ये तीन प्रकार की झील हो गई। ठीक है, यहीं पर एक पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं। भारत की सबसे पहली जैव विविधता धरोहर साइट झील के संदर्भ में, भारत की सबसे पहली जैव विविधता धरोहर साइट अमीरपुर लेक है। क्या? अमीरपुर लेक। इसको लिख लीजिए, अमीरपुर लेक। कहाँ पर है? तेलंगाना में है ये। तेलंगाना में है। पहली क्या है? पहली जैव विविधता धरोहर स्थल है झील के संदर्भ में। क्या? झील के संदर्भ में पहली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है। ठीक है, और ये मैन मेड है। क्या है? कृत्रिम झील है, ये भी याद रखिएगा। अब शुरुआत होती है झील के मृत्यु के बारे में। क्या? जन्म हम लोगों ने देखा, अब मृत्यु के बारे में देखेंगे। मृत्यु का यहाँ सीधा सीधा अर्थ निक्षेपण होगा। क्या? निक्षेपण होगा। निक्षेपण का मतलब कि झील में कोई चीज जमा होने लगा, वो कोई भी चीज हो, नेचुरल क्या बोलते हैं, मिट्टी होनी चाहिए, ये नहीं उसमें कूड़ा करकट जमा कर दो, कूड़ा करकट आप जमा कर दें, ऐसा नहीं। क्या होना चाहिए? नेचर के द्वारा जमा किया जाना चाहिए, आपका हस्तक्षेप कम से कम होना चाहिए। तो क्या निक्षेपण मन का अर्थ क्या ले सकते हैं? झील का भरना। क्या ले सकते हैं? झील का भरना। ठीक है, अब झील अगर हम एक झील अगर बनाएं, ठीक है, अब झील में जो भराव होगा वो कितने कितने माध्यम से हो सकता है? जल से हो सकता है। क्या? जल अपने साथ क्या लाए? जल अपने साथ कुछ पदार्थ लेकर आए, उससे हो सकता है। हवा से हो सकता है, हवा अपने साथ कुछ लाए। ठीक है, दो जो मुख्य कह सकते हैं माध्यम है, इनसे भराव हो सकता है। अब झील निक्षेपित होने लगी,
क्या झील निक्षेपित होने लगी। अब एक समय ऐसा आता है जब झील में बहुत सारे पोषक तत्व क्या हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। क्या, बहुत सारे पोषक तत्व इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक, अब पोषक तत्व क्या है? पोषक तत्व में हम क्या शामिल कर सकते हैं? हम शामिल कर सकते हैं क्या? तो पहला पॉइंट, झीलों में पोषक तत्वों का जमाव। क्या, पोषक तत्वों का जमाव। पोषक तत्व क्या है? पोषक तत्व में हम नाइट्रोजन को रख सकते हैं, या नाइट्रोजन को रख सकते हैं, फास्फोरस को रख सकते हैं, क्या फास्फोरस को रख सकते हैं, पोटास को रख सकते हैं, क्या पोटास को रख सकते हैं। जब झीलों में ऐसे पोषक तत्वों का जमाव होता है, जब झीलों में पोषक तत्वों का जमाव होता है तो उस घटना या क्रिया को कहते हैं यूट्रोफिकेशन। क्या कहते हैं? यूट्रोफिकेशन। क्या कहते हैं? यूट्रोफिकेशन। हिंदी में भी इसको यूट्रोफिकेशन कहते हैं, कहीं कहीं रहता है, इसको भी ध्यान रखिए। क्या यूट्रोफिकेशन क्या होता है? जब झील में क्या पोषक तत्वों का जमाव होने लगता, जब झील में पोषक तत्वों का जमाव होने लगता तो इस क्रिया को यूट्रोफिकेशन कहते हैं। क्या, यूट्रोफिकेशन कहते हैं। ठीक है, अब जो यूट्रोफिकेशन है उसको दो रूपों में डिवाइड किया जा सकता है। क्या, यूट्रोफिकेशन को दो रूपों में क्या किया जा सकता है? डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि पोषक तत्वों का जमाव। अब ये जो पोषक तत्व हैं उनका जमाव नेचुरल भी हो सकता है। क्या, नेचुरल भी हो सकता है। तो उसको जब नेचुरल प्रकार से पोषक तत्वों का जमाव होगा तो उसको बोलेंगे नेचुरल यूट्रोफिकेशन। ठीक है, प्राकृतिक, आप लोग लिख लीजिएगा, प्राकृतिक सुपोषण या प्राकृतिक यूट्रोफिकेशन। ठीक है, दूसरा, जब इसमें मनुष्यों का योगदान हो जाता है, क्या मनुष्यों का योगदान हो जाता है, तो इसको बोलते हैं कल्चरल, क्या इसको बोलते हैं कल्चरल क्या यूट्रोफिकेशन। ठीक है, दो प्रकार के यूट्रोफिकेशन हो गए, क्या नेचुरल यूट्रोफिकेशन और कल्चरल यूट्रोफिकेशन। ठीक है, अब यूट्रोफिकेशन को अब दूसरा आधार, क्या इसमें तो हमने देखा कारक, कारक क्या देखा, नेचर के द्वारा है तो नेचुरल यूट्रोफिकेशन और मनुष्य के द्वारा है तो कल्चरल यूट्रोफिकेशन। अब अन्य कारक है कि जो पोषक तत्व हैं वो कैसे आ रहे हैं, क्या पोषक तत्व कैसे आ रहे हैं उसके आधार पर हम अगर देखें तो यूट्रोफिकेशन को दो रूपों में और डिवाइड करते हैं। वो दो रूप क्या है? पॉइंट यूट्रोफिकेशन और दूसरा नॉन पॉइंट यूट्रोफिकेशन। ठीक है, अब पॉइंट क्या होता है, नॉन पॉइंट क्या होता है, इसको समझ लीजिए। जब झील में जमाव, क्या झील में जमाव पोषक तत्वों का जमाव होता है तो एक स्रोत से आता है। क्या, एक स्रोत से, वो पता है कि इस स्रोत से आ रहा है, क्या इस स्रोत से आ रहा है। ठीक है, और इसको अगर बंद कर देंगे तो यहाँ पर पोषक तत्वों का जमाव नहीं होगा। तो इस कारण जो यूट्रोफिकेशन होता है उसको बोलते हैं पॉइंट। इसको पॉइंट को आप बिंदु लिख सकते हैं, लेकिन आप देवनागरी लिपि में पॉइंट लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पॉइंट यूट्रोफिकेशन। नॉन पॉइंट यानी कि पता, ये स्थान पता नहीं है, चारों तरफ से आ रहा है। क्या, चारों तरफ से आ रहा है। जैसे
झील है, अब बारिश हुई तो चारों तरफ से पानी आने लगा, उसका कोई पॉइंट पता नहीं है, तो उसको बोलते हैं नॉन पॉइंट यूट्रोफिकेशन। इसको भी आप देवनागरी लिपि में लिखिएगा, ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि यूट्रोफिकेशन से समस्या क्या है, क्या यूट्रोफिकेशन से समस्या क्या है। हम लोगों ने यूट्रोफिकेशन प्रक्रिया के बारे में जान लिया, अब इससे समस्या क्या है इसको हम लोग जानते हैं। बात क्या हो रही है, निक्षेपण से संबंधित बात हो रही है। अब यूट्रोफिकेशन की प्रक्रिया हो रही है, यानी कि झील में पोषक तत्व, झील में क्या पोषक तत्व बहुत ज्यादा हो रहे हैं, क्या पोषक तत्व बहुत ज्यादा हो रहे हैं। अब जब झील में पोषक तत्व बहुत ज्यादा होने लगते हैं तो वहां पर छोटे छोटे पौधों या शैवाल कह सकते हैं, क्या छोटे छोटे शैवाल का कह सकते हैं विस्तार बहुत तेजी से होता है। क्या होता है, छोटे छोटे शैवाल का, शैवाल का विस्तार बहुत तेजी से होता है, ठीक है। आप देखेंगे बहुत कभी कभी तालों में आप जाके देख सकते हैं कि वहां पर हरी हरी एक परत बन जाती है ऊपर, क्या जल पर हरी हरी परत बन जाती है, वो शैवाल ही है, क्या वो शैवाल ही है। और वो जो तालाब या झील है वो किससे ग्रसित है, यूट्रोफिकेशन से ग्रसित है, क्योंकि उसमें पोषक तत्व तो बहुत हो गया। अब शैवाल क्या हुआ, झील में शैवाल बहुत ज्यादा होने लगे, क्या बहुत ज्यादा होने लगे। तो झील में जब बहुत ज्यादा शैवाल होने लगते हैं तो उस क्रिया को बोलते हैं एल्गल ब्लूम। क्या बोलते हैं, शैवाल जब ज्यादा होने लगते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम को आप क्या कह सकते हैं, शैवाल वृद्धि, क्या शैवाल वृद्धि आप कह सकते हैं, ठीक है। अब ये शैवाल वृद्धि जो होती है इसमें विभिन्न प्रकार के शैवाल हो सकते हैं, क्या विभिन्न प्रकार के शैवाल हो सकते हैं। अगर अगर लाल शैवाल की वृद्धि हो रही है, क्या लाल शैवाल की वृद्धि हो रही है तो उसकी ऊपरी परत क्या दिखाई देगा, जल की ऊपरी परत क्या दिखाई देगा, लाल दिखाई देगा, तो उसको कहते हैं रेड ज्वार, क्या लाल ज्वार भी कहते हैं, क्या लाल ज्वार, ठीक है। अगर ग्रीन दिखाई दे रहा है तो उसको एल्गल बोल कहते हैं और ग्रीन ज्वार भी कह सकते हैं। अगर ब्राउन दिखाई दे रहा है तो उसको ब्राउन ज्वार कहते हैं, क्या ब्राउन ज्वार कहते हैं, ठीक है। ये इतना। अब शैवाल वृद्धि होने लगी, उसके बाद हम लोगों ने ये सीखा शैवाल जब वृद्धि होने, शैवाल जब ज्यादा, शैवाल में जब ज्यादा वृद्धि होने लगती है तो वो क्या लेता है, वो ऑक्सीजन अधिक से अधिक, क्या ऑक्सीजन अधिक से अधिक लेने लगता है, क्या ऑक्सीजन अधिक से अधिक लेगा। पहला काम क्या करेगा, ये ऑक्सीजन अधिक से अधिक लेगा, क्या ऑक्सीजन अधिक से अधिक लेगा, ठीक है। दूसरा दूसरा कार्य क्या करेगा, ये प्रकाश को अंदर नहीं जाने देगा, क्या प्रकाश को अंदर नहीं जाने देगा। दूसरा क्या करेगा, प्रकाश को अंदर नहीं जाने देगा। पहला काम तो ये ऑक्सीजन का प्रयोग ज्यादा कर रहा है और दूसरा प्रकाश को अंदर जाने भी नहीं दे रहा है। अब क्या हो गया, वहां पर जो तल होगा, क्या जो जल, ये झील होगी, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी, क्या ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी, क्या ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी। जो ऑक्सीजन की कमी आती है इस स्थिति को हाइपोक्सिया बोलते हैं, क्या हाइपोक्सिया, या एनोक्सिया भी बोलते हैं, क्या एनोक्सिया भी बोलते हैं, हाइपोक्सिया और एनोक्सिया भी बोलते हैं। इसको आप लिख सकते हैं अआक्सीयता, क्या अआक्सीयता, ठीक है, अआक्सीयता इसको लिख सकते हैं। अब ऑक्सीजन की कमी हो गई, क्या ऑक्सीजन की कमी हो गई और प्रकाश की कमी हो गई,
क्या ऑक्सीजन की कमी हो गई, प्रकाश की कमी हो गई। तो जो इसमें जीव हैं, जो इस झील में जीव हैं, क्या जीवित रहेंगे? क्या जीवित रहेंगे? नहीं, मरने लगेंगे। क्या? मरने लगेंगे। यानी शैवाल को छोड़कर अन्य सारे जीव क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। क्या? अन्य सारे जीव मर जाएंगे। ठीक है, तो ये समस्या होती है किससे? सुपोषण से। क्या? सुपोषण से ये समस्या होती है। ठीक है, समझ में आया कि झील की, अब झील क्या होगा? इस शैवालों से भर जाएगी और धीरे धीरे क्या होगा? शैवाल इतने अधिक हो जाएंगे कि झील का ऊपरी सतह धीरे धीरे क्या होगा? हरा हो जाएगा। तो वो पौधे ही हैं और धीरे धीरे मरेंगे और धीरे धीरे क्या होगा? झील बहुत जल्दी पटने लगेगी। क्या? झील बहुत जल्दी पटने लगेगी। और ये जो झील है ये क्या हो जाएगी? यहाँ पर जैव विविधता समाप्त हो जाएगी, यानी केवल शैवाल ही शैवाल रहेगा। अब शैवाल केवल अगर आ गया तो इसमें टॉक्सिसिटी बढ़ने लगेगी। टॉक्सिसिटी मतलब जो जल होगा वो भी खराब हो जाएगा, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन रहेगा ही नहीं। क्या? ऑक्सीजन नहीं रहेगा, आप देखेंगे बिल्कुल खराब वो जल लगेगा। ठीक है, तो ये हुआ यूट्रोफिकेशन। अगर ये यूट्रोफिकेशन प्राकृतिक रूप से होता है तो उसको नेचुरल यूट्रोफिकेशन बोलते हैं, तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब कल्चरल होता है तो उसमें समस्या होती है। कल्चरल को आप समझ लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब ये झील है, ठीक है, अब इस झील में कल्चरल यूट्रोफिकेशन हो रहा है। झील बहुत अच्छी है और इसमें जैव विविधता भी बहुत अधिक है। अब कल्चरल यूट्रोफिकेशन कैसे होगा इसको देखिए। यहाँ पर अपना है, यहाँ पर अपना है किसान। अब किसान क्या करता है? झील, तालाब, आप कुछ भी इसे समझ सकते हैं। किसान क्या करता है? अपने खेत में अधिक से अधिक क्या डालता है? उर्वरक डालता है। अब जितना किसान उर्वरक भारत में डालता है, क्या उतना पौधे प्रयोग उसका कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। अगर नाइट्रोजन आपने ज़्यादा डाल दिया तो नाइट्रोजन, अधिकांश नाइट्रोजन का प्रयोग नहीं पौधे कर पाते। इसलिए बोला जाता है कि नाइट्रोजन आप किससे डालें? उसको घोल कर फिर आप पत्ती पर डालें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कम नाइट्रोजन में अधिक आप देख पाएंगे क्या उसकी परिणाम, उसका परिणाम अधिक देख पाएंगे। लेकिन भारत में क्या है? नाइट्रोजन को बहुत अधिक डाला जाता है खेतों में। क्यों? नाइट्रोजन पर सरकार सब्सिडी भी देती है और नाइट्रोजन सस्ता भी होता है तुलनात्मक। अगर देखेंगे डीएपी की, डीएपी मतलब डाई बोलते हैं उसको गांव की भाषा में, डाई अमोनियम फास्फेट होता है। तो इसने क्या किया? अधिक से अधिक क्या डाला? उर्वरक डाला। क्या? उर्वरक डाला। अब इसमें नाइट्रोजन भी हो गया। क्या? नाइट्रोजन भी हो गया, पोटास भी हो गया, फास्फोरस भी हो गया। अब यहाँ पर डाला लेकिन पौधों ने बहुत कम उसका प्रयोग किया। बारिश हुआ, अब सारा यहाँ से बहकर, ये इसका खेत ये है, क्या इसका खेत ये है, यहाँ से बहकर सब यहाँ पहुँच गया। यानी कि यहाँ पर पोषक तत्वों की वृद्धि होने लगी। ठीक है, एक रीजन ये हो सकता है। किसान, यानी किसान अगर गांव में देखेंगे तो तालाब कैसे पट गए और तालाब कैसे न पानी पीने लायक रह गए या ना नहाने लायक रह गए। आप अगर देखेंगे बचपन में, आप अगर अपने बचपन को देखें, अगर आप 25 साल के हैं तो आप गांव के तालाब जो रहे होंगे उसमें बहुत साफ पानी रहा होगा। लेकिन अब तो तालाब ही पट गए। क्यों? इसके कारण, क्यों? इसके कारण उसमें पानी में कोई जीव बचा ही नहीं। जीव बचा नहीं, धीरे धीरे उसमें क्या हुआ? यूट्रोफिकेशन हुआ। और ये तत्व अपने साथ पोषक तत्व भी लाते हैं, कुछ जमीन का कोई भाग भी लाते हैं। पर दूसरी तरफ क्या है? ये आपके औद्योगिक क्षेत्र है। ठीक है, अब ये अपने काम में बहुत सारा जल का प्रयोग करते हैं। क्या? बहुत सारा जल का प्रयोग करते हैं। अब उसके बाद जितने भी बेस्ट मटेरियल निकला, क्या बेस्ट मटेरियल निकला, उसको क्या करते हैं? ये छोड़ देते हैं और फिर वो, ये है मनुष्य।
उसने एक व्यवस्था बहुत अच्छी बनाई, शौचालय। क्या मनुष्य ने शौचालय की व्यवस्था बहुत अच्छी बनाई। अब शौचालय की व्यवस्था अच्छी तो बनाई, लेकिन उसमें कमी क्या रहेगी? शहरों में स्पेशली आप देखेंगे जो शुरुआती शौचालय का विकास हुआ, ये आपका शौचालय हो गया। जो शुरुआती शौचालय का विकास हुआ उससे सामान्यतः जो बगल से नाली गुजरती थी उसी में छोड़ा जाता था। क्या बगल से जो नाली गुजरती थी उसी में छोड़ा जाता था, और ये नाली अंततः पहुंचकर कहाँ पहुंचती थी? नदियों में या झीलों में पहुंचती थी, जिससे झील का क्या हुआ? झील में भी यूट्रोफिकेशन और तेजी हुआ, और इसमें इसके कह सकते हैं कि झील भरने लगी। तो सीवेज अगर सिस्टम को अगर नदी या झील में क्या नदी या झील में उसको लाया जाता है तो यूट्रोफिकेशन का वो भी क्या बनता है? कारण बनता है। क्या यूट्रोफिकेशन का वो भी कारण बनता है। ठीक है, तो ये झील के बारे में क्या मैंने समझाने का प्रयास किया। जन्म और मृत्यु। जन्म कैसे हुआ ये मैंने बताया, मृत्यु कैसे हुआ। जन्म को हमने किससे जोड़ा? अपरदन से। मृत्यु को हमने निक्षेपण से जोड़ा, और मृत्यु में मानव कैसे कार्य कर रहा है, मानव उसमें कैसे हस्तक्षेप कर रहा है, ये भी हमने बताया। ठीक है, अगर ये नेचुरल हो रहा है तो ये झील जो है क्या, ये झील जो है कम से कम 100 से 200 वर्ष लग जाएंगे। अगर नेचर खुद से यूट्रोफिकेशन कर रहा है तो 100 से 200 वर्ष एक सामान्य जो झील है उसको पटने में लग जाएंगे। और अगर मनुष्य उसमें अपना अच्छा काम करता है, अच्छा काम करने का मतलब कि ग्रामीण भारत में पहले क्या होता था कि जो तालाब होते थे, तालाब में पानी कम होने लगता था, वहाँ से मिट्टी निकालते थे। जानते थे या नहीं कि मिट्टी अलग से आ रही है कहीं से, लेकिन वो मिट्टी निकालते थे जिससे तालाब नहीं भरता था। अगर मनुष्य ऐसा कर रहा है तो नेचुरल यूट्रोफिकेशन से कोई समस्या नहीं होगी जल्दी। लेकिन आज मनुष्य यहाँ से मिट्टी भी नहीं निकाल रहा है, और कौन? मैन मेड यूट्रोफिकेशन हो रहा है। और वो कैसे? वो 10 साल में ही हो रहा है। जो मैन मेड यूट्रोफिकेशन है वो एक झील को, सामान्य झील को 10 साल में अगर भर देगी तो नेचुरल से 100-200 वर्ष में। और मनुष्य इसमें अगर सहयोग कर रहा है किस से? मिट्टी निकालने में, उसको साफ सफाई में, तो ये झील बनी रहेगी, सतत सेवा करती रहेगी। अब झील बनी रहेगी, उससे सेवा क्या मिलेगा इसको भी समझ ले। अगर झील आपके गांव में है, तालाब आपके गांव में है, अच्छा तालाब है, उसमें कोई समस्या नहीं है, यानी कि आपने बहुत अच्छा उसको बना रखा है, तो वो पूरे गांव के लिए क्या काम करेगा? वाटर प्योरीफायर का काम करेगा। पूरा गांव का जल जो है बहुत ही अच्छा होगा, और आप स्नान भी इसमें कर सकते हैं, इसका आनंद भी ले सकते हैं, और पूरे गांव को स्वच्छ जल भी मिल सकता है। आरओ पीने से लाइफ नहीं चलेगी, क्योंकि आरओ जितना पियेंगे उतना समस्या है। शुरू में आपको कुछ दिन आप पी सकते हैं आरओ पानी, 1 साल 2 साल, लेकिन आप उसे लाइफ भर अगर पीने की कोशिश करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो झील का कितना महत्व है आप आसानी से समझ सकते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या देखा? झील के बारे में। अब हम लोग देखेंगे वेटलैंड और मैंग्रोव। ठीक है, वो भी क्या है? मैरीन या समुद्र जो इकोसिस्टम है वो क्योंकि बहुत बड़ा है, उसको जियोग्राफी में देखना ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर हम अब दूसरा, अब यहाँ पर छोटा सा प्री का एक क्वेश्चन हो सकता है। एक जीव होता है जिसको बोलते हैं पॉइजन डार्ट। एक जीव है जिसका नाम है पॉइजन डार्ट फ्रॉग। क्या? पॉइजन डार्ट फ्रॉग क्या है ये एक मेढक है। क्या? एक मेढक है, दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। और ये मेढक अधिकांश समय कहाँ पर रहते हैं? पेड़ पर रहते हैं। क्या? पेड़ पर रहते हैं अधिकांश समय। ये जल में लगभग नहीं रहते। क्या? जल में लगभग नहीं रहते हैं, पेड़ पर रहते हैं। और इनका रंग विभिन्न प्रकार का हो सकता है। इनका रंग भी क्या हो सकता है? विभिन्न प्रकार का हो सकता है। दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं, और ये आसानी से देखे भी नहीं जा सकते, क्योंकि ये आधे इंच से 2 इंच तक केवल होते हैं। आधे इंच से 2 इंच का मेढक। क्या? आधे इंच से 2 इंच का मेढक। तो इसके बारे में आप लोग एक बार देखिएगा। अगला एक प्री का पॉइंट है स्पाइडर सिल्क। क्या? स्पाइडर आपने मकड़ी देखी होगी। स्पाइडर जो सिल्क होता है उससे अगर रस्सी या कोई चीज बनाया जाए तो वो जो स्टील है, स्टील से 5 गुना मजबूत होगी। क्या? स्टील से 5 गुना मजबूत होगी।
क्या स्पाइडर सिल्क, जो मकड़ी अपना जाल बनाती हैं उससे। ठीक है, तो स्पाइडर सिल्क के बारे में भी आप लोग जानिएगा। और एक पॉइंट और पी के संदर्भ में, विश्व का सबसे ऊंचा पेड़ कैलिफोर्निया में है, रेडवुड। क्या कैलिफोर्निया में है रेडवुड। कहाँ पर है? यूएस, कैलिफोर्निया में। 110 मीटर का, क्या 110 मीटर का। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।